साल 1992 तीन बड़े ट्रेडर्स पॉल ट्यूडर जोन्स, ब्रूस कॉवनर और उनके साथ एक बेहद शातिर ट्रेडर नजर जमाते हैं ग्रीस की पूरी इकोनॉमी पे। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा या इवन इमेजिन किया होगा कि केवल और केवल ये तीन ट्रेडर्स अपने पूरे फंड के साथ, अपने पूरे फंड हाउस के साथ मिलकर केवल पूरी की पूरी सरकार ही नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी हिला सकते हैं, नेशन हिला सकते हैं। इन तीनों का कॉन्फिडेंस इतना था कि इनको लगता था कि जो पॉलिटिशियंस है और सेंट्रल बैंक है वो आर्टिफिशियली करेंसी को पंप अप करके ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकती है, वो एक अच्छा सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं बना सकती। और इसीलिए ये तीनों के तीनों मिलकर जोर लगा के शॉर्ट सेल कर रहे थे करेंसीज। रिजल्ट, क्वांटम फंड का मालिक जिसने पूरे इस अटैक में, वो थर्ड ट्रेडर था, ये बड़े बड़े शॉट्स बनाए, इतने बड़े बड़े शॉट्स बनाए कि पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड की हवा टाइट हो गई। इस युद्ध के एंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने केवल कुछ घंटों में, कुछ आवर्स में 3.3 बिलियन डॉलर्स गवा दिए थे और उस ट्रेडर ने अकेले 1.5 बिलियन डॉलर्स केवल एक ट्रेड से कमा लिए थे। और ये कोई और नहीं, ये था जॉर्ज सोरोस। इस वीडियो को सपोर्ट किया है स्मॉल केसेस ने, जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट्स का एक अलग एंगल पता लगेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स को मूवीज में अक्सर एक नेगेटिव साइड से दिखाया गया है। कोई यहाँ पर दिखाया जाता है अय्याशी करते हुए, कोई दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बड़ा बड़ा पैसा कमा के आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। पर क्या अगर मैं आपसे कहूं कि गेम तो यहां पर और ही बड़ा चल रहा है, तो आप विश्वास करेंगे? कुछ ट्रेडर्स और कुछ फाइनेंशियल वर्ल्ड के दुनिया के लोग केवल स्टॉक मार्केट ही नहीं, यह आपकी गलत धारणा है, वो पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप, सारी इंडस्ट्रीज और इस पूरे प्लैनेट पे एक्चुअली में राज करते हैं। और जॉर्ज सोरोस तो इनमें से केवल एक थे। जॉर्ज सोरोस ने अपने पूरे पैसों से पूरे लेफ्टिस्ट मूवमेंट को चलाना शुरू किया था। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि एक ट्रेडर केवल और केवल स्टॉक्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है बाय शॉर्ट सेलिंग या फिर बेयर रेट से, तो वो गलत है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस को सिंगापुर और यूके की इकोनॉमी पता है क्या कहती है? इकोनॉमिक टेररिस्ट। जी हाँ, उनको इकोनॉमिक टेररिस्ट का नाम दिया जा चुका है बिकॉज ये एक व्यक्ति अकेला पूरी के पूरी इकोनॉमीज हिला देता है, उनकी करेंसीज को शॉर्ट सेल कर करके पूरी तरीके से नीचे ले आता है और बड़े बड़े बैंक्स को उनके घुटनों के बल पे लाके खड़ा कर देता है। वो नो डाउट कोई छोटा मोटा ट्रेडर नहीं कर सकता। मजे की बात तो ये है कि जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि वो हेज फंड चलाते हैं। अब हेज फंड को टेक्निकली अगर देखा जाए तो अर्थ क्या होता है? हेज मतलब आप अपने पोजीशंस को हेज कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। कुछ खरीदा है तो उसके अगेंस्ट कुछ बेचा है ताकि मार्केट ऊपर नीचे जाए तो हम पैसा कमाएं। लेकिन जॉर्ज सोरोस अपने बेट्स पे कभी भी हेजिंग नहीं करते हैं। वो पूरा का पूरा पैसा मार्जिन लेके शॉर्ट करते हैं। तो सवाल जाहिर सा है ये उठता है कि क्या उन्हें ऑलरेडी मालूम होता है कि गवर्नमेंट क्या फैसला लेगी? क्या उन्हें पहले से पता रहता है कि सेंट्रल बैंक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है? बिकॉज ये वाली चीज तो वो लास्ट 3 साल से कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। करेंसीज तोड़ते हैं, इकोनॉमीज तोड़कर ना जाने कितनी इकोनॉमीज बर्बाद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जॉर्ज सोरोस ने खुद चैरिटीज भी खोल के रखी है फिलैंथ्रोपी के लिए, जिन्हें वो खुद फंड करते हैं और देशों के पॉलिटिशियंस की रैली में भी वो फंड करते हैं। इनफैक्ट इंडिया से भी कुछ कंटेक्स्ट है उनका। मतलब क्या ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये फिलैंथ्रोपी जो करते हैं, ये जो चैरिटी करते हैं, वो क्या केवल एक दिखावा है जस्ट टू गेन एक्सेस टू बिग पॉलिटिशियंस? जहां क्लिंटन के साथ जॉर्ज सोरोस के काफी अच्छे संबंध थे और ये पब्लिकली सबको पता है, वहीं फाइनेंस की दुनिया में एक और बड़ा नाम है जिसने सपोर्ट किया था नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप को। जब उस इलेक्शन में कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं जाते हैं और उनको बहुत डर था कि ये क्या हो रहा है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि एक अकेले ट्रेडर ने अपने फंड्स के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया था द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, एक ट्रेडर कम हेज फंड मैनेजर जिसका नाम था रॉबर्ट मर्सर। ये बहुत तगड़े थे
इन मैथमेटिक्स इनकी बहुत अच्छी थी और क्वांट्स में भी बहुत अच्छे थे। एंड कुछ समय बाद जब उन्होंने गवर्नमेंट में काम किया तो उनको समझ में आया इधर ब्यूरोक्रेसी बहुत है यार, बहुत मतलब इससे परमिशन लो, ये करो, आधे प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होते, ढंग से काम नहीं बनता। इसलिए उन्होंने सोचा यार चलो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते, और वो IBM में काम करने चले गए, जहां पर उन्हें कंप्यूटर के लैंग्वेज से प्रेम हो गया। यूजुअली देखा गया है जिनको मैथ्स अच्छा लगता है उनको ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी अच्छे लगते हैं। उन्हें समझ में आ गया एक चीज IBM में काम करते करते कि डेटा इज गोइंग टू द नेक्स्ट बिग थिंग, और इसलिए डेटा के बेसिस पे ही उन्होंने अपना हेज फंड खोला और 2017 में वो दुनिया के सबसे ज्यादा पेड, हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर भी बन गए थे। हाँ, साल भर में उन्होंने करीब करीब 900 करोड़ रुपीस तो केवल बोनस से कमाया था, हार्ड कैश। और पता है सबसे दुर्भाग्य वाली बात क्या है कि उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट कहीं पर नहीं डाला, इसलिए हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, चाहे ब्लूमबर्ग बोले, फोर्ब्स बोले या CNN बोले, बिकॉज PNL एंड स्क्रीनशॉट इज एवरीथिंग टू वैलिडेट अ ट्रेडर, #Indian logic। सो रॉबर्ट मर्सर ने IBM के बाद ज्वाइन किया रेजोनेंस टेक्नोलॉजी। कुछ ठनका आपको? हमने इन पे वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे। जी हाँ, इन्होंने ज्वाइन किया अल्ट्रा सक्सेसफुल ट्रेडर कम हेज फंड मैनेजर जिम साइमंस, और फिर इन्होंने बाद में अपना हेज फंड खोला। और 2016 में इनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई। ट्रंप भाई साहब थोड़े टेंस्ड थे। वो बोले यार कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कैसे जीतूंगा इस इलेक्शन को समझ में नहीं आ रहा, मेरी अपनी पार्टी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मर्सर बोला कि मैं आपको जिताता हूं, आप बस अपनी कृपा बना के रखो, हम प्रबंध करते हैं, प्रेसिडेंट बनने के बाद विल नीड सम फेवर्स, दैट्स इट। मर्सर ने अपनी कंपनी एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका से ऐसे ऐसे डेटा ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च निकाली जिसने पॉलिटिक्स का शब्द का मतलब ही बदल दिया। सिस्टम्स रन हुए, कंप्यूटर रन हुए, एल्गो रन हुए, सोशल मीडिया पे ये एल्गो रन हुए, और इससे पता लग गया कि पॉलिटिशियंस से लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। जो एक पर्टिकुलर डिमांड कर रहे हैं लोग, वो लोग क्या खा रहे हैं। जो ये सब खा रहे, लेट्स से पिज़्ज़ा खा रहे, वो कहाँ जाकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं और कितने बजे मैक्सिमम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं उस रेस्टोरेंट में इकट्ठा होने के बाद सोशल मीडिया पे एनालिटिक्स करके पता किया गया ये लोग जो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, इनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। बेसिकली मशीन्स ने रन करके आप लोगों के बिहेवियर, आप लोगों के पैटर्न, आप लोगों के सोच, आप लोगों के एटीट्यूड, इन सब को निचोड़ के एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि ट्रम्प भाई साहब आपको ये शब्द का उपयोग इस समय पे यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है तो समय 2 बजे आपको इस रेस्टोरेंट के बाहर जाके नारेबाजी करनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यूथ लोग हैं जिनके माइंड को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और डेटा को इस तरह से यूज़ किया गया। और ऐसे ही कर करके एक ट्रेडर ने अपना माइंड लगा के 2016 के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया। है ना हैरानी की बात कि ट्रेडर्स एंड हेज फंड मैनेजर्स स्टॉक मार्केट ही नहीं पर पॉलिटिक्स में भी पूरी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं और उसको पूरी तरीके से मोड़ रहे हैं। सो एक तरीके से ये ट्रेडर पॉलिटिशियंस पे तो राज करते ही हैं, स्टॉक मार्केट पे तो राज करते ही हैं, पर दुनिया में अगर राज करना है तो एक और एंगल है जिस पे आपको रूल करना अवश्य जरूरी है, चाहे आप इंडिया में हो, US में हो, कहीं पर भी हो, और वो होता है रेगुलेटर, कोर्ट्स, इन शॉर्ट जस्टिस। बिकॉज अगर आपने जस्टिस पे राज कर लिया तो आप हर जगह राज कर सकते हो, फिर कोई पकड़ ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग वहां पर ही रूल करते हैं, और उसका सीधा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ग्रीनविच से 35,000 स्क्वायर फुट में एक आलिशान बंगले में बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कर चुका है। वो व्यक्ति जिसके पास दुनिया की सबसे बड़े यॉट्स हैं, सबसे बड़ी गाड़ियां हैं, सबसे बड़े फ्लाइंग जेट्स हैं, और ये कोई और नहीं, इसको आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग बुलाते हैं बॉबी एक्सेलरॉड। जी हाँ, बिलियन सीरीज का फेमस कैरेक्टर जिसने कॉपी किया था स्टीवन कोहन को, जिनका असली नाम था स्टीवन कोहन। 2013 में प्रीत बहारा जो US अटॉर्नी ऑफ सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क थे, वो एक पूरा प्लान बनाते हैं टू अटैक द बिगेस्ट शार्क ऑफ वॉल स्ट्रीट, स्टीवन
कोहेन और उनकी हेज फंड जिसका नाम था SAC कैपिटल, उन्हीं के नाम से स्टीवन और उनका बीच का नाम A से था और कोहेन तो SAC कैपिटल। स्टीवन कोहेन उस समय पे इतने बड़े थे कि वॉरेन बफेट से ज़्यादा चर्चे उनके बारे में होते थे और वो सबसे मजे की बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके उनने पूरा पैसा बनाया। ये व्यक्ति समय समय पे शॉर्ट ट्रेड्स लेते थे, अर्निंग्स जैसे ही रिजल्ट्स आते थे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1-2 दिन का ट्रेड लेते थे और लाखों करोड़ों रुपए बनाते थे। ये इस तरह की ट्रेड से अपना नाम ऑलरेडी बना चुके थे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। बाय द वे, इन सब के और डार्क सीक्रेट्स आने वाले टाइम में अगर आपको जानने और इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहिए तो इस वीडियो पे हम टारगेट कर रहे हैं 20,000 लाइक्स। अगर आ गए तो नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। सो स्टीवन कोहेन ने कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पे अपना टारगेट जमाया और सुनने में आया कि उन्होंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां से कमा लिए जस्ट बिफोर रिजल्ट्स। कुछ बेट लेते थे और बिल्कुल सही लगते थे, जिस पे यूएस जस्टिस का कहना था कि SAC कैपिटल ने कुछ और नहीं, इन्होंने की है इनसाइडर ट्रेडिंग। पर मजे की बात है केवल 2 ट्रेडर्स ऑफ SAC कैपिटल वो गिल्टी पाए गए, वो उसमें से भी 2015 में रिहा हो गए। स्टीवन कोहेन ने अपने पूरे कनेक्ट्स, पूरे पावर से सिस्टम को हिला दिया और कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि इन ट्रेड्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेल्स तो आए थे पर मैंने मेल्स खोल के ही नहीं देखा, मुझे याद ही नहीं है मेल्स कब आए, मैंने देखा ही नहीं। और मैंने ये सारी चीज़ें, उनके अटॉर्नी ने ये प्रूव कर दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बादशाह है भाई। सेंसिबल ट्रेडिंग, सेंसिबल बेट करके इन्होंने पूरा पैसा बनाया और पब्लिक भी मान गई कि हाँ इन्होंने किया है। और स्टीफन कोहेन ने इसी तरह से लॉ जो सबके ऊपर होता है उसको भी मात दे दी। पर कौन से ऐसे ट्रेडर्स हैं और हेज फंड मैनेजर्स हैं, प्रमुख 4-5 ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं फिलहाल, वो बताने से पहले लेट मी फर्स्ट गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो, स्मॉल केस। वेल, हेज फंड्स का एक्सेस तो केवल रिच लोगों के पास होता है, बट इफ यू वांट टू बाय हाई क्वालिटी स्टॉक्स एट राइट प्राइस देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द स्मॉल केस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्यों कह रहा हूं ऐसा? बिकॉज मात्र 3500 रुपीज के आसपास में आपको 6 मंथ्स की इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जहां पर आपको तगड़ा एक्सपोजर मिलता है इनटू मिड कैप एंड हाई क्वालिटी स्टॉक्स। इतना ही नहीं, लॉन्च से लेकर अभी तक इसने 104% का रिटर्न दे चुका है लास्ट 2 ईयर्स में। एंड हाँ, कमेंट्स में इफ यू टेल मी व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगी इस हेज फंड वीडियो के बारे में, थोड़ा एलैबोरेटेड अगर आप बताएंगे तो 2 लकी विनर्स को मिलेगा फ्री एक्सेस 1 साल का विंडमिल के स्मॉल केस का, 1 साल का टिकट टेप के प्रो फीचर का और साथ में आपको मिलेगा 1000 रुपीज के Amazon वाउचर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर चेक कीजिए बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। और अगर आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीतना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रेडर्स के पास आखिरकार इतनी पावर आती कहां से है, ये इतने पावरफुल बनते कैसे? वेल, उसकी बुनियाद इनके फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है, जो मैं किसी वीडियो पे बहुत जल्द बात करूंगा। बाय द वे, अगर आपको हेज फंड रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में हेज फंड्स लिखिएगा, उस बेसिस पे मैं सोचूंगा अगर आपको चाहिए। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहां पर एलॉन मस्क के इतने चर्चे होते हैं वो स्टॉक मार्केट को नहीं हिला सकते। क्रिप्टो को हिलाते बिकॉज वहां पर रेगुलेशन नहीं है, बट स्टॉक मार्केट में उनको पता है SEC उनके पीछे पड़ जाएगी। प्लस उनकी जो नेटवर्थ है वो लिक्विड नहीं है, वो पूरे का पूरा पैसा टेस्ला का जो स्टॉक है उस पे लगा हुआ है, वो उनका नेटवर्थ बनाता है। वहीं पर ये जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इनका पैसा बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, लिक्विडेट हो सकता है, इसलिए ये आराम से स्पेक्यूलेट कर सकता है। आज इस $4 ट्रिलियन, जी हाँ $4 ट्रिलियन वाली इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े पेंशन फंड्स, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े फायरवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो फायर ब्रिगेड वाले रहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज, इंश्योरेंस फंड्स, बैंकिंग्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्सेट्रा, सभी बड़े मेजर इंस्टीट्यूशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन बोल लो, फाइनेंस बोल लो, पॉलिटिक्स बोल लो, सबका पैसा यहां पर लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी का पेंशन फंड डिस्ट्रॉय हो जाए, ये वाला फंड डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। इसी के साथ सीनेट के या फिर बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े CEOs हैं, उन सब का पैसा इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बड़े इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा किसी तरह से डूब जाए, बिकॉज अगर पेंशन फंड का पैसा डूब गया तो सरकार हिल जाएगी, सरकार को निकलना पड़ेगा, बिकॉज पब्लिक किसी की नहीं सुनेगी। बैंक्स का अगर पैसा डूब गया तो बैंक के पास तो पब्लिक का पैसा है, वो डूब गया तो बैंक्स को कोई जीने नहीं देगा। आखिर कौन है वो मेजर ट्रेडर्स जो अभी रूल कर रहे हैं इन द वर्ल्ड, जो रूल कर रहे हैं फाइनेंस ही नहीं पूरी दुनिया में? वेल, वो हैं
जॉर्ज सोरोस, जिम साइमंड्स, पॉल ट्यूडर जोन्स, कार्ल आइकन, ब्लैक रॉक, जिन पे ऑलरेडी अपन एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, JP मॉर्गन और इसी तरीके के इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल स्पेसेस एज आई मेंशन्ड केवल स्टॉक मार्केट नहीं दुनिया पे रूल कर रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में रूल करते करते एक बात तो क्लियर कर ही दे रहे हैं। एक बात साफ है दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जितने भी टॉप ट्रेडर्स होते हैं वो पैसे ट्रेडिंग स्किल से नहीं बनाते, वो कमाते हैं अपने कनेक्शन से और वो कमाते हैं अपने पावर से।